हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल। आई एम साक्षी एंड आज हम वापस आ गए हैं अपनी सीयूईटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज को कंटिन्यू करने। तो आज हम साइकोलॉजी चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे साथ साथ। एंड ये जो एमसीक्यूज हैं इनमें मैंने सारे क्रूशियल एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो सीयूईटी के रहे हैं और जो थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हैं जहां पे हम स्लिप कर सकते हैं, क्रूशियल टॉपिक्स के क्वेश्चंस, वो सब इसमें कंपाइल कर रखे हैं। आई जस्ट नीड वन हेल्प फ्रॉम यू। डू नॉट बी अ पैसिव एंगेजर, ओके? जब हम ये साथ में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू बी देयर either with a notepad या आपका सबसे बड़ा साथी is like the comment section. Keep solving these questions with me. अगर जरूरत हो तो जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूं, pause the question, pause the screen and just take your time to जस्ट थिंक कि आंसर क्या होगा और उस हिसाब से आप टैली करते जाइए कि कौन से आंसर्स आप पे करेक्ट जा रहे हैं, कौन से इनकरेक्ट जा रहे हैं। बिकॉज इससे होगा क्या, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं और आपके स्ट्रेंथ एरियाज कौन से हैं। स्ट्रेंथ एरियाज पे काम हो रखा है, अब वीक पॉइंट्स को और पॉलिश करना है, उन्हें और रिवाइज करना है। और दैट इज द एम ऑफ दिस एंटायर सीरीज कि आपका सीयूईटी प्रेप जो है बिल्कुल कॉन्क्रीट हो, थॉरो हो, और वो ऐसे ही होगा जब आप एक्टिवली एंगेज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। कहीं भी कुछ क्वेश्चन पे आपको लगता है कि ये शायद आंसर नहीं होना चाहिए था या आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई रिमार्क है, कोई सजेशन है, कीप नोटिंग इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड पोस्ट इट फॉर मी टू रिव्यू एंड वी आर जस्ट गोइंग टू मेक अ ब्लास्ट आउट ऑफ इट। अब बहुत बातें हो गई, लेट्स गेट इनटू इट। Who among the following ancient Greek philosophers developed organismic approach towards abnormal behavior? A. Socrates, B. Plato, C. Aristotle, and D. Epicurus. Okay, इसका आंसर इज बी, प्लेटो। वेरी इजी, बट अगेन इसीलिए एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो पर्टिकुलर लाइन जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है उसमें लिखा है कि एंशियंट ग्रीक फिलोसफर फिजिशियंस लाइक प्लाटो वगैरह, सॉक्रेट्स वगैरह, बट प्लेटो इन पर्टिकुलर डिवाइस्ड द ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। यानी सॉक्रेट्स का नाम वहां पे आया है, बट पर्टिकुलरली एनसीईआरटी कह रही है कि पर्टिकुलरली प्लेटो वाज द वन हु कंट्रीब्यूटेड टू दिस अप्रोच। एंड इसीलिए सॉक्रेट्स वाला ऑप्शन देख के ना कंफ्यूज नहीं होना, Plato was the one who devised this approach. So the answer is Plato. Okay. A person is considered to be abnormal if they are unable to perform the behaviors necessary for day-to-day living. This explains abnormality due to A. Deviance, B. Distress, C. Dysfunction, डी डेंजर। बेसिकली जो हमारे 4 Ds हैं एबनॉर्मेलिटी के। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आप अनेबल हो परफॉर्म कर पाने में डे टू डे लिविंग के बिहेवियर्स, यानी डे टू डे फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे, आप डिसफंक्शन कर रहे हो, इसलिए आंसर होगा सी, डिसफंक्शन। द बेस्ट क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ बिहेवियर इज दैट इट ए follows the norm of a society, B fosters overall well-being, C is not distressing, and D is not dangerous. अब A वाला जो हमारा क्राइटेरिया है वो डिवियंस का क्राइटेरिया है, B वाला जो है वो वेलबींग का है कि मैलअडैप्टिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, आपकी वेलबींग को प्रमोट करे, C डिस्ट्रेस का क्राइटेरिया है, D डेंजर का क्राइटेरिया है। ये जो हमारे 4 Ds है ना, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अपने आप में सफिशिएंट नहीं है टू वारंट की अबनॉर्मेलिटी है ही है। इसीलिए द आंसर वुड बी बी, फॉस्टर्स ओवरऑल वेलबींग, बिकॉज नॉर्मल बिहेवियर वो है जो आपकी वेलबींग को हार्म नहीं कर रहा, आपकी वेलबींग उसमें बनी हुई है। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें। डैश सॉ इंक्रीज्ड कंपैशन फॉर पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। A. Middle Ages, B. Renaissance, C. Age of Reason and Enlightenment, D. Ancient Greece. ये हमारा हिस्ट्री ऑफ अबनॉर्मेलिटी वाला जो सेक्शन है इस चैप्टर का उसमें से आता है, एंड इसका आंसर इज प्रीटी सिंपल, इट इज सी, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट, जहाँ पे कंपैशन बढ़ा था मेंटल डिसऑर्डर्स से सफर कर रहे लोगों के लिए, और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी इसी टाइम में हुआ था। ओके, नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट DSM-5 and select the incorrect one. First, it stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Second, it includes clinical criteria indicating severity of disorders. 3, it is published by American Psychological Association, aka APA. Fourth, it is not used primarily in India and other Asian countries. अब इसमें से हमें इनकरेक्ट वाली देखनी है, तो पहले लेट्स सी कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। ओके, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, दिस इज एग्जैक्टली इट। अब ये ऐसी चीज है जो आपको कीवर्ड बाय कीवर्ड याद रखनी पड़ेगी, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे। तो दिस फर्स्ट वन इज करेक्ट। इट इंक्लूड्स क्लिनिकल क्राइटेरिया, yes it includes it,
indicating severity of disorders. This is wrong because DSM में जो clinical criteria है that indicates the presence or absence of disorders, not their severity. तो इसीलिए दिस इज रॉन्ग. देखा आपने बस एक कीवर्ड डाला एंड आपकी स्टेटमेंट पलट गई. इसीलिए यू हैव टू बी रियली रियली कॉशियस व्हेन यू आर डूइंग एंड गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस. एमसीक्यू समझ के ये नहीं सोचना कि इसमें तो कम मेहनत लगेगी. एक कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट. थर्ड, इट इज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA. Looks right, but is it? It is published by American Psychiatric Association, not Psychological Association. तो APA तो सही है, but it's not American Psychological Association, it's American Psychiatric Association. तो ये भी गलत है. And it is not used primarily in India and other Asian countries, which is correct because इंडिया वगैरह में और एशियन कंट्रीज में ICD-10 यूज होती है. तो 2 and 3 आर इनकरेक्ट वंस. तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी B, 2 and 3. Okay. In which of the following disorders children may fuss, scream, throw severe tantrums or make suicidal gestures? यहाँ पे सीधे सीधे symptoms दिए हैं हमें. A. Obsessive compulsive and related disorders. B. Dissociative disorder. C. Separation anxiety disorder. D. Phobia. Pretty easy. C. Separation anxiety disorder या SAD. Which neurotransmitter is linked to anxiety disorders? A. Dopamine. B. GABA or gamma aminobutyric acid. C. Serotonin and D. Acetylcholine. अब इसका आंसर इज अगेन इजी. इट्स B. GABA. ये बायोलॉजिकल मॉडल में हमें गिवन है एंड डोपामाइन इज लिंक्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया. ओके, नाउ वी हैव अ मैचिंग क्वेश्चन. तो लिस्ट ए में हमें सिम्टम्स दे रखे हैं विच आर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड लिस्ट 2 में उनका मतलब या मीनिंग दे रखा है. सो लेट्स गो थ्रू लिस्ट 1 फर्स्ट. A. एलोगिया. B. delusion. C. avolition. D. hallucination. List 2. First, lack of motivation to do the task. Second, perception without stimuli. 3. false belief. 4th, poverty of speech. If you want to, you can pause the video right now to figure out the answer yourself. So let's start matching these. तो सबसे पहले सबसे आसान होते हैं डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन. तो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन इज अ फॉल्स बिलीफ. हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हेल्यूसिनेशन इज परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई. फिर एवोल्यूशन इज बेसिकली लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू द टास्क एंड एलोगिया इज पोवर्टी ऑफ स्पीच. तो हमारा आंसर इस हिसाब से वुड बी B. A का 4, B का 3rd, C का 1st एंड D का 2nd. जब भी आप मैचिंग कर रहे हो और आप कुछ ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज्ड हो, गेट डाउन फर्स्ट विद द मोस्ट इजीएस्ट वन, जो सबसे इजी वाले मैच आपके हो रहे हैं. और वो जो आपने मैच करे हैं ना, जस्ट चेक फॉर देम इन दिस एंड यू माइट कम नियर द आंसर. Okay, so this is just a trick I think all of us know, but just reminding you. Okay, Manjeet is inattentive, hyperactive, and mostly impulsive. He is most likely to be diagnosed with dash. Specific learning disorder, intellectual deficiency, autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder. सारे हमारे ये न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, and I think the symptoms make it very clear कि ये हमारा D. attention deficit hyperactivity disorder है. This is a PYQ. Okay, this is again a PYQ. Bulimia nervosa is a dash. A. depressive disorder. B. eating disorder. C. conduct disorder. D. anxiety disorder. Very easy. B. eating disorder. Which statement best describes the relationship between genes and psychological disorders according to the text? A. a single gene is responsible for each psychological disorder. B. many genes combine to contribute to various psychological disorders. C. genes have no influence on psychological disorders. And D. genetic factors play a minimal role in psychological disorders. तो A कह रहा है कि बस एक सिंगल जीन की वजह से एक डिसऑर्डर होता है. B कह रहा है बहुत सारी जीन्स कंबाइन होकर डिसऑर्डर्स करती हैं. C. नो इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स एंड D. मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स. तो इन्फ्लुएंस तो है, सो इसीलिए C and D आर एलिमिनेटेड. ऑल्सो NCERT टेल्स अस कि काफी जीन्स कंबाइन होकर अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट करती हैं. साइंटिस्ट्स हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई ऐसे सिंगल जीन्स जो एक एक डिसऑर्डर करती हैं. सो द आंसर इज बी. मेनी जीन्स कंबाइन टू कंट्रीब्यूट टू वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ओके, अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन. इसमें से काफी सारे हमारे PYQ में इस चैप्टर के, एक तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एंड दूसरा मैचिंग वाले काफी मैंने PYQs में ट्रेंड ये देखा इस चैप्टर का. तो लिस्ट 1 में हमें
मॉडल्स दे रखे हैं, साइकोलॉजिकल मॉडल्स जो कि अबनॉर्मैलिटी एक्सप्लेन करते हैं, एंड लिस्ट 2 में कि वो डिसऑर्डर्स को कैसे कंसेप्चुलाइज करते हैं या उनके हिसाब से डिसऑर्डर्स का कॉज क्या होता है। तो इनको हमें मैच करना है। तो पहले लिस्ट 1 देखते हैं। ए बिहेवियरल मॉडल, बी साइकोडायनेमिक मॉडल, सी ह्यूमनिस्टिक existential model, and D cognitive model. List 2. First, childhood unconscious conflicts. Second, inability to self-actualize and be free. Third, learned maladaptive behaviors. And fourth, irrational attitudes and overgeneralizations. तो इनको अब मैच करना स्टार्ट करते हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच के हिसाब से द कॉज इज ऑल द लर्नड बिहेवियर्स जो कि आपकी वेलबींग के लिए सही नहीं है, मैलअडैप्टिव हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच कहता है कि आपके चाइल्डहुड के जो फियर्स है और अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी वजह से होते हैं। और ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे। एग्जिस्टेंशियल जो उसी का पार्ट है वो कहता है कि आप फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो दैट वुड बी सेकेंड। कॉग्निटिव का होगा irrational attitudes and overgeneralizations. तो इन सबको मैच करने के बाद करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का फोर्थ। ओके, केस बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आप टैली कर रहे हैं, साथ साथ में अपने आंसर्स नोट करते जा रहे हैं आइदर इन द कमेंट सेक्शन या फिर आपका कोई नोटपैड। एंड मेक श्योर आप अपने स्कोर को उस हिसाब से टैली करें एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम सब एक दूसरे का एसेस कर पाए, देख पाए कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ हमारी वीक पॉइंट्स हैं और उन पे काम करना है। Okay, Manisha comes from a family where members are overly involved in each other's lives, constantly sharing thoughts and feelings. Despite being in her mid-20s, she struggles to make independent decisions or pursue her own interests. Which socio-cultural factor is likely to be contributing to Manisha's difficulty in becoming independent? A. Economic problems. B. Lack of social support. C. Rapid social change. And D. Enmeshed family structure. तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है वो एक ऐसी फैमिली से है जहाँ पे लोग ओवरली इन्वॉल्व्ड हैं एक दूसरे को। जब आप ओवरली इन्वॉल्व्ड हो, यू विल नॉट लेट ईच अदर बिकम इंडिपेंडेंट, अपनी ऑटोनॉमी आप नहीं चलाने दोगे। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इट इज नॉट लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, इट इज नॉट सोशल चेंज, इट इज एनमेश्ड फैमिली स्ट्रक्चर। एनमेश्ड माने बिल्कुल जाली की तरह जो है, जुड़ा हुआ है। सो एनमेश्ड फैमिली स्ट्रक्चर डज नॉट allow you to be independent. Okay. Ram frequently gets attacks of anxiety that last a few minutes. He feels intensely frightened, breathless, and begins trembling. After the attack gets over, he says that it felt like he was going to die. Which anxiety disorder is he likely to be suffering from? A. Generalized anxiety disorder. B. Panic disorder. C. Panic attack. डी स्पेसिफिक फोबिया। अब यहाँ पे हमें जब भी आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, फोकस सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए या देखिए, टेक अ नोट ऑफ द सिम्टम्स जो आपको उन्होंने दिए हैं। अटैक्स ऑफ एंजाइटी आते हैं जो कुछ मिनट्स के लिए लास्ट करते हैं, बहुत फियरफुल फील होता है, ब्रेथलेस हो जाते हैं, ट्रेम्बलिंग होने लगती है एंड ऐसा लगता है दैट ही इज गोइंग टू डाई। all of these are symptoms of panic disorder. तो the answer would be पैनिक डिसऑर्डर। अब ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, फोबिया के साथ हमेशा देयर वुड बी एन इरेशनल फियर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज नॉट लाइक कि एकदम से एंजाइटी अटैक हो रहे हैं, इट्स अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी जो चल रहा है। आप हमेशा हाइपर विजिलेंट रहते हो, आप हमेशा एक एंशियस स्टेज में रहते हो। अब पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक में भी अगेन कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। पैनिक अटैक इज लाइक व्हेन यू आर गेटिंग वन एंजाइटी अटैक वंस इन अ वाइल, एक बार आया। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या ये पैनिक डिसऑर्डर है या ये पैनिक अटैक है। पैनिक डिसऑर्डर इज जब आपके पैनिक अटैक्स आपको आते ही आते हैं, आपको रेगुलरली पैनिक अटैक्स आते हैं बट अनप्रिडिक्टेबली आते हैं। सो दिस इज पैनिक डिसऑर्डर बिकॉज ये कह रहा है कि इन्हें फ्रीक्वेंटली होते हैं एंजाइटी अटैक्स। So this is panic disorder, not a panic attack. But just remember that. When the person has to use more and more of a substance to get the same effect, it's called A. Substance dependence, B. Substance use, C. Substance tolerance, and D. Withdrawal. The answer is pretty simple. Substance dependence. When you get dependent on a substance, अगर इसकी जगह substance abuse आता आप वो choose करते, but DSM के हिसाब से all of these disorders जो कि substance overuse, substance dependency वाले disorders हैं, उनको substance dependence and related addictive disorders की category में रखा जाता है। तो this would be the correct answer, substance dependence. What is the term for the inability to control preoccupation with specific ideas or thoughts? A. Obsession, B. Compulsion, C. Obsessive compulsive disorder, and D. Shame disorder.
फोर्थ ऑप्शन इज ऑलरेडी अ शैम। अब बचे ये 3। अब हमें ये याद रखना है कि प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक आइडियाज और थॉट्स जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाते, रिपीटेटिवली आइडियाज आ रहे हैं आपके दिमाग में। नाउ दिस इज क्लियरली ए ऑब्सेशन। कंपल्शन तब होता है जब वो पूछते हैं व्हाट इज द टर्म फॉर द इनएबिलिटी टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग रेपिटेटिव टास्क जो कि इरेशनल है, दैट वुड बी कंपल्शन। और जब ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तब हमारा ओसीडी बनता है। केवल ऑब्सेशन है तो भी वो ओसीडी नहीं है, केवल कंपल्शन है वो भी ओसीडी नहीं है, बोथ ऑफ देम हैव टू बी टुगेदर, तब आप बोल सकते हो हाँ भाई ओसीडी आंसर होगा। बट यहाँ पे केवल आपसे इतना पूछा है कि थॉट्स, preoccupation with specific thoughts, so that would be A obsession. इसमें confuse नहीं होना। Which of the following is not a disorder included under trauma and stressor related disorders? A. Post-traumatic stress disorder. B. Acute numbing disorder. C. Adjustment disorders. And D. Acute stress disorder. Again, disorders के नाम याद रखना, हर कैटेगरी में कौन कौन से disorders आ रहे हैं ये याद रखना जरूरी है। इसका आंसर would be B. Acute numbing disorder. This is not a disorder. बाकी 3 जो है trauma and stressor related disorders की कैटेगरी में आते हैं। Again a matching question and this is a very important PYQ from CUET 2022। तो लिस्ट 1 में हमें अलग अलग सिम्टम्स दे रखे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के एंड लिस्ट 2 में उनका मीनिंग दे रखा है। अगेन वी हैव टू मैच देम। सो लिस्ट 1 देखते हैं पहले। ए पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बी नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, सी इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, डी psychomotor symptoms of schizophrenia. List 2. First, pathological deficits. Second, odd grimaces and gestures. Third, bizarre additions. Fourth, emotions unsuited to the situation. अब इन्हें मैच करना है तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया माने पॉजिटिव माने प्लस, यानी कुछ ऐड हो रहा है हमारे बिहेवियर में, तो दैट वुड बी बिजार एडिशंस टू बिहेवियर। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, नेगेटिव मैं ऐसे याद रखती हूँ, नेगेटिव माने माइनस, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपके बिहेवियर से, तो दैट वुड बी पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स, डेफिसिट्स यानी कम हो रहा है कुछ। सी इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। अब इफेक्ट वर्ड जो है ना, इससे हमेशा याद रखना जहां भी इफेक्ट वर्ड आता है वहां पे फीलिंग्स की बात हो रही है, क्योंकि साइकोलॉजी में फीलिंग्स को इफेक्ट भी कहते हैं। तो इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट क्या बता रहा है? इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स जो नहीं होनी चाहिए। तो इमोशंस अनसूटेड टू द सिचुएशन। एंड डी साइकोमोटर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया व्हिच वी नो इट इज ऑड ग्रिमेसेस एंड जेस्चर्स। ओके, तो इस हिसाब से जो हमने मैच किया है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मैचिंग वुड बी सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, C का fourth and D का second. Okay, again a case-based question. Gauri is constantly worried about developing heart disease even though her doctor has reassured her that she is in good health. She experiences palpitations and chest pain which she attributes to her supposed heart condition. Which disorder is Gauri most likely to be suffering from? A. Conversion disorder. B. Illness anxiety disorder. C. Somatic symptom disorder. And D. Obsessive compulsive disorder. अब एक काम करते हैं, यहाँ पे obsessive compulsive disorder we know it's not it, but इसकी जगह let's यहाँ पे put in panic disorder. ठीक है, let's speculate करने के लिए। अब यहाँ पे it's very important to see कि उसको symptoms हो रहे हैं, palpitation भी हो रहा है, chest pain भी हो रहा है, and there is a preoccupation about developing a disease। जहां पे symptoms नहीं है, preoccupation है कि ओ मैं बीमार पड़ रहा हूँ, कोई बीमारी हो रही है, दैट इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है क्योंकि सिम्टम्स हो रहे हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर भी नहीं है क्योंकि कोई ट्रोमैटिक इवेंट नहीं हुआ है। एंड क्या हम इसे पैनिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं? नहीं। अगर दिया होता ऑप्शन तो प्लीज पैल्पिटेशन और चेस्ट पेन देख के मत कर देना, दैट इज जस्ट अ सिम्टम यहाँ पे, तो पीडी भी हमारा नहीं होता अगर ये ऑप्शन में होता। बचा सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में देयर इज अ सोमैटिक सिम्टम, chest pain and palpitations, plus there is a worry about developing a disease. So it's somatic symptom disorder, C. Okay. Which of the following feelings is not characteristic to dissociation? A. Irrational fear. B. Depersonalization. C. Estrangement. And D. Loss or shift of identity. Very easy. It's A. Irrational fear. बाकी सारी जो चीजें हैं they are associated with dissociation. Sarkar believes that his neighbor has hypnotized him and seized control over his thoughts and feelings. Whenever he does something, he believes that his neighbor controlled him into doing it. This is a delusion of A. Persecution, B. Reference, C. Grandeur, and D. Control.
दीज आर द टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स और इनका डेफिनेशन आपको पता होना, क्लियरली समझ आना है जरूरी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ delusion of control, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि somebody has seized control over their thoughts and feelings, और कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो भी वो कर रहे हैं खुद से नहीं कर रहे, कोई और करवा रहा है. So this is delusion of control. Persecution is like when you are being plotted against, आपके खिलाफ साजिशें चल रही हैं, आपके खिलाफ somebody is trying to ruin you, that is persecution. Okay. Assertion and reasoning question. Assertion is dissociative amnesia is marked by memory loss due to organic causes. And reason is the person experiences a dreamlike state in derealization disorder. A is both A and R are true and R is correctly explaining A. B, both A and R are true but R is not correctly explaining A. C, A is true, R is false. And D, A is false, R is true. अब पहले देखते हैं कि A and R दोनों करेक्ट है भी या नहीं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. ओके, सो डिसोसिएटिव एमनीसिया इज मार्क्ड बाय मेमोरी लॉस ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉजेस. मेमोरी लॉस, यस दैट्स करेक्ट. एमनीसिया में मेमोरी लॉस होता है. ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉजेस होता है क्या? कोई बायोलॉजिकल इंजरी हो गई या बीमार पड़ गए, उससे ब्रेन डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है क्या? नहीं. एमनीसिया इंक्लूड्स मेमोरी लॉस जिसकी कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होती. सो असर्शन इज रॉन्ग. आर इज द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ ड्रीम लाइक स्टेट एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर. दिस इज करेक्ट. जब एक गलत है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि दूसरा सही ही होगा, बट लेट्स जस्ट assume कि हाँ डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर में ड्रीम लाइक स्टेट में पर्सन चला जाता है. सो द आंसर इज प्रीटी क्लियर. इट्स डी, ए इज फॉल्स and R is true. Okay, which of the following is not a predisposing factor for depression? A, age. B, genetic predisposition. C, gender. And D, adequate social support. Predisposing factor माने डिप्रेशन या डिसऑर्डर अभी हुआ नहीं है, बट अगर ये फैक्टर आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये डिसऑर्डर हो जाएगा. तो एज, यस. जब आप एज का हमें पता है कि फॉर मेन इट्स लाइक जब आप लेट एज में होते हो तब यू आर मोर प्रीडिस्पोज. फॉर वुमेन इट्स अर्लियर. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है डिप्रेशन में. जेंडर डिफरेंसेस भी होते हैं. बट क्या अगर आपको सफिशिएंट सोशल सपोर्ट मिल रहा है तो डिप्रेशन होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं? नहीं. सो द आंसर इज डी, एडुकेट सोशल सपोर्ट. लैक ऑफ सोशल सपोर्ट इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डिप्रेशन. Again, an assertion and reasoning question. Assertion is bipolar mood disorders were earlier referred to as manic depressive disorders, and reason is the disorder involves alternate episodes of mania, periods of heightened activity, and depression. तो पहले देख लेते हैं. ऑप्शंस हमें पता ही है. पहले हमें देखना है, फर्स्ट स्टेप इज चेक करना कि दोनों सही है या नहीं. तो bipolar mood disorders were earlier referred to as manic depressive disorders. This is correct. Reason, the disorder involves alternate episodes of mania, जिसमें heightened activity होती है, and depression, जिसमें आपका low mood होता है, depressed mood होता है. This is also correct. So both the statements are correct. Step 2 of solving assertion reasoning questions. देखना है कि R actually A को explain कर रहा है या नहीं by adding words like because या as. तो bipolar mood disorders को हम manic depressive disorders कहते थे क्योंकि इस disorder में alternate episodes होते हैं mania, depression दोनों के. Makes sense. क्योंकि मैनिक डिप्रेसिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेनिया भी है, डिप्रेशन भी है. तो द आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग इट. व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर सुइसाइड? स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर सुइसाइड. ए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. बी, प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट. सी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एंड डी, मेंटल डिसऑर्डर्स. ऑल ऑफ देम आर रिस्क फैक्टर्स, बट सबसे स्ट्रॉन्ग इज बी, प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट. Lily was diagnosed with schizophrenia. It has been noted that she shows lesser emotions than others do in different situations. This is called dash and is a dash symptom of schizophrenia. तो ये है symptom का नाम यहाँ पे. and ये कौन से टाइप का symptom है? 3 टाइप के symptoms होते हैं ना schizophrenia में, psychomotor, negative and positive. तो lesser emotions than other in different situations. Okay, तो पहली बात तो we know कि lesser यहाँ पे word आ गया मतलब कम. Now this is a pathological deficit. Something is being subtracted from your behavior, normal behavior. तो this has to be a negative symptom, जिसका मतलब है हमारे answer has to be B या C में से एक. Okay, now this is a trick, like how you just get through questions. अब दिस इज कॉल्ड डैश. अब कई लोग फ्लैट इफेक्ट और ब्लंटेड इफेक्ट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. जस्ट रिमेंबर इट ऐसे, ठीक है? एक पेंसिल की नोक है
एंड इफ इट गेट्स ब्लंट, इट्स लाइक फिर भी आप उससे थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हो, राइट? बट इफ इट गेट्स टोटली फ्लैट, बिल्कुल वो टूट ही गई, तब आप उससे कुछ नहीं लिख सकते। तो ब्लंटेड इफेक्ट इज जहां पे इमोशन शो हो रहे हैं, थोड़े कम हो रहे हैं, उतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। एंड फ्लैट इफेक्ट इज जहां पे बिल्कुल ही इमोशन शो नहीं हो रहे। एवरी सिचुएशन में योर इमोशन इज कांस्टेंट, योर फेशियल एक्सप्रेशंस आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिली इज शोइंग लेसर इमोशंस देन others do. So the answer is C. It is blunted effect and it is a negative symptom of schizophrenia. Okay. Which of the following is not a characteristic behavior associated with autism spectrum disorder? A. Repetitive lining up of objects. B. Unresponsiveness to others' feelings and social behaviors. C. Repetitive and deviant speech patterns. And D. Indulging in a variety of activities and plays. तो रेपिटेटिव लाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होती है बिकॉज रूटीन बिहेवियर होता है। यस, सोशल बिहेवियर्स में, रिलेशनशिप्स में दिक्कत होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्पीच डेवलप नहीं होती है तो रेपिटेटिव एंड डिविएंट होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज इन प्लेज में इंडल्ज नहीं होते एएसडी से डायग्नोस्ड बच्चे, बिकॉज उनमें रूटीन बिहेवियर, एक ही टाइप की चीजें बार बार करनी है, कुछ नया नहीं करना। तो इंडल्जिंग इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज एंड प्लेज इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। अगर लग रहा है कि अभी तक बढ़िया रिवीजन हो रहा है, मजा आ रहा है, एक्चुअली कुछ रिवीजन हो रहा है आपका, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करते जाओ साथ साथ में, जो भी आपके सजेशंस है, रिमार्क्स हैं, स्कोर है, टैली कर रहे हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन थोड़ा स्केची लग रहा है, कीप नोटिंग इट डाउन देयर। Okay, which of the following statements is not true about intellectual disability? Not true. A. Individuals with moderate intellectual disability can work in a sheltered work environment. B. Intellectual disability is manifested after the age of 18 years. C. Individuals with moderate and profound intellectual disability cannot hold families. And D. Individuals with mild intellectual disability can have friends and learn to quickly adjust with them too. Okay. तो ए हमें क्या कह रहा है, इनमें से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होनी है। तो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग, यस दे कैन वर्क इन अ शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट जहां पे उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। बी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज मैनिफेस्टेड आफ्टर द एज ऑफ 18 years. 18 years, yes, but is it after the age of 18 years? No, it's after, before the age of 18 years. So the correct answer is B. आफ्टर द एज ऑफ 18 years नहीं होना चाहिए था, बिफोर होना चाहिए था। एंड सी एंड डी आर ऑल्सो करेक्ट। मॉडरेट एंड प्रोफाउंड में आप नहीं फैमिलीज होल्ड कर सकते, जॉब्स भी नहीं कर सकते। एंड डी वाले माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स फ्रेंड्स कर लाइक रख सकते हैं एंड उनके साथ एडजस्ट भी कर लेते हैं। ओके, this is a case study based question again. Rishi is currently studying in UKG. She finds math extremely difficult and is unable to perform simple sums as fast and efficiently as her peers do. However, after additional effects by the counselor and her math teacher, she was able to improve her performance slightly. She may be diagnosed with A. Mild intellectual disability, B. Specific learning disorder, C. Autism spectrum disorder, and D. Hyperactivity. Okay. तो यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी नहीं होगा क्योंकि कोई भी सिम्टम ये इंडिकेट नहीं कर रहा। ऑटिज्म का भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सोशल स्किल्स या फिर रेपिटेटिव बिहेवियर की बात हुई है। अब इन दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में। आंसर वुड बी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोई क्वेश्चन देंगे ना, दे विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट एकेडमिक्स, दे विल टॉक अबाउट या तो सोशल स्किल्स का थोड़ा आपको बताएंगे, या ये बताएंगे क्या वो फैमिलीज होल्ड कर पा रहे हैं, क्या वो वर्क कर पा रहे हैं, उनके सेल्फ केयर स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि वो सब आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। जबकि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज लाइक आपका स्कूल करिकुलम या आपका जो लर्निंग है उसका कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे आप लैक कर रहे हो और उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हो जितना अच्छे से आपके पीयर्स कर पा रहे हैं, और थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे तो शायद वो थोड़ा और इंप्रूव हो जाए, बट हमेशा वो आपका एक वीक एरिया रहेगा ही रहेगा। सो दिस इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है। डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन इज अ टाइप ऑफ डैश एग्रेशन। Okay, A is verbal, B is proactive, C is physical, and D is hostile. The answer would be B, proactive, क्योंकि proactive जहां भी आता है, proactive aggression होता है जहां पे आपको बिना कोई प्रोवोक नहीं कर रहा। वर्बल, फिजिकल, हॉस्टाइल इज लाइक किसी ने आपको कुछ किया और आपने उसका एग्रेसिवली जवाब दिया, आइदर वर्बली या फिजिकली या हॉस्टाइल इन जॉब वगैरह करके। प्रोएक्टिव इज लाइक किसी ने आपको कुछ प्रोवोक नहीं किया, कुछ नहीं करा, बट आप फिर भी एग्रेशन दिखा रहे हो। सो दैट इज प्रोएक्टिव एग्रेशन एंड द कीवर्ड इज विदाउट प्रोवोकेशन। ठीक है।
Mansi, a 10-year-old girl, frequently argues with her parents and teachers, refuses to comply with rules and requests, and often blames others for her mistakes and misbehavior. Despite being repeatedly disciplined, she continues to exhibit defiant behavior. Which disorder is Mansi most likely experiencing? ठीक है. A. Conduct disorder. B. Attention deficit hyperactivity disorder. C. Oppositional defiant disorder. And D. Autism spectrum disorder. आर्ग्यू कर एक तो ऑब्वियसली इट्स लाइक यंग एज में आर्ग्यू करना, रूल्स रूल्स ना मानना, अपने बिहेवियर के लिए औरों को ब्लेम करना कि अरे तुम ऐसे हो, उसको जस्टिफाई करना, एंड सबसे बड़ा कीवर्ड डिफाइंड बिहेवियर. द आंसर इज सी, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. ODD. Next, a person's thinking or behavior is classified as abnormal if it isolates social norms. This refers to the concept of dash in abnormal psychology. Isolate social norms. A. Deviance. B. Distress. C. Dysfunction. D. Danger. The answer is pretty easy. जहाँ भी social norms defy हो रहे हैं, that is A. Deviance. No. फिर ethyl alcohol depresses areas in the brain that control dash. A. Communication. B. Decision making and prohibition. C. Judgment and inhibition. D. Memory and inattention. The correct answer is judgment and inhibition. Basically आपके brain के जो भी areas हैं जो कि judgment control करते हैं क्या सही है क्या करना गलत है, प्लस inhibition कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये अभी risky है, ये सही नहीं है, let's just not do it. ऐसी ये जो दोनों चीजों को कंट्रोल करते हैं ब्रेन एरियाज, वो आपके अल्कोहल लेने से दे सॉर्ट ऑफ सिडेट, पीछे हट जाते हैं वो. Okay. When abused, dash can lead to an overdose which can result in paralyzed breathing and even death. Paralyzed breathing and even death. A. Alcohol. B. Heroin. C. Cocaine. And D. Hallucinogens. The answer is heroin. Heroin is basically consumed through the respiratory tract. इसको abuse करने से overdose हो सकता है, and overdose जब होगा कि ब्रीदिंग एंड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पैरालाइज हो सकता है एंड कभी कभी डेथ भी हो सकती है. इट इज बिलीव दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. This is because of a dash attached to mental illness. This is a PYQ. A. Deviance. B. Danger. C. Stigma. D. Culture. I think जहाँ भी ashamed कि psychological disorders को छुपाना चाहिए या आप उनसे आपको shame किया जा रहा है, the answer would be C. Stigma. Morphine is a type of A. Stimulant. B. Hallucinogen. C. Sedative. And D. Opioid. अब ये आपका जो लास्ट का बॉक्स है, जो भी आपके चैप्टर्स में ना बॉक्स दिए गए हैं एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, टेबल्स दिए गए हैं, जैसे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का था, उनको इग्नोर नहीं करना. आई अंडरस्टैंड रट्टा भी नहीं मारना, बट इग्नोर भी नहीं करना. मेक श्योर यू गिव देम अ रीडिंग बिकॉज वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो मॉर्फिन इज अ टाइप ऑफ डी. ओपियोइड इज अ करेक्ट आंसर. ऐसे ही हर जो आपके वहां पे उस टेबल में दिए हैं ना, हेल्यूसिनोजेन, सिडेटिव, स्टिमुलेंट्स, उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. मेक श्योर यू कीप देम इन माइंड. एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, सो डोंट लेट देम take away your marks. Okay. John, a 45-year-old man, suddenly disappears from his home without informing his family. He is later found 500 miles away in a different city, working as a cashier under a completely different name. When questioned by authorities, John seems confused and claims to have no memory of his previous life or how he ended up in the new city. He is unable to recall any details about his family, home, or job before this. What disorder is John most likely experiencing? A. Schizophrenia. B. Bipolar disorder. C. Dissociative fugue. And D. Post-traumatic stress disorder. The answer is really easy. It's C. Dissociative fugue. जहाँ पे जब एक fugue episode start होता है, आप अपनी previous life की सारी memories भूल जाते हो and आप एक नई identity अडॉप्ट कर लेते हो. कई लोग नई जगह पे मूव कर जाते हैं एंड जब वो फ्यूग एपिसोड खत्म होता है तब आपने जो इस पीरियड में जो भी अपनी आइडेंटिटी बनाई है, जो भी मेमोरीज बनाई है, वो सब क्लीन आउट हो जाती हैं. सो दिस इज डिसोसिएटिव फ्यूग. सी. ओके. आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Trichotillomania is one of these disorders. A. Skin picking disorder. B. Hair pulling disorder. C. Hoarding disorder. And D. Washing disorder. The answer is B. Hair pulling disorder. Skin picking disorder is excoriation. C. Hoarding disorder अपने आप में एक disorder है, और ये तीनों ही disorder जो हैं, skin picking, hair pulling and hoarding, ये तीनों ही obsessive compulsive and related disorders की category में आते हैं. तो ये याद रखना है, ये उससे separate नहीं है.
Okay, so I think, okay, we have one more question. This is an assertion and reasoning question. Assertion is depression is one of the most prevalent and recognized mental disorders. Reason is depression can refer to both a symptom or a disorder. So assertion and reason, step one, are both of them correct? कि डिप्रेशन एक बहुत ही प्रेवलेंट और रिकॉग्नाइज्ड मेंटल डिसऑर्डर है. यस, दिस इज करेक्ट. एंड रीजन, डिप्रेशन कैन रेफर टू बोथ अ सिम्टम एंड डिसऑर्डर. एक सिम्टम की तरह भी हम डिसऑर्डर बोल सकते हैं और डिप्रेशन बोल सकते हैं, और डिप्रेशन अपने आप में एक फुल फ्लेजेड डिसऑर्डर भी है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट इज आर एक्सप्लेनिंग ए? नो, not in any way. So the answer would be B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. And इसके साथ we end this video and we end your thorough revision of chapter 4. Make sure आपने जो भी टैली करा है अपना स्कोर, कोई भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस है, को लग रहा है कि कोई एरिया क्लियर नहीं है ना, drop it down in the comments. Let's help each other, and make sure before you go subscribe to the Twin Bros YouTube channel, because abhi और भी videos आ रहे हैं, not just for psychology but other domain specific subjects as well. And just stay well. Let's meet in the next video. Bye bye.